अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन प्ले फील्ड के तहत सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। मैं हूं अरसलान कोकर। दो शानदार मैचेस हुए, डबल हेडर था कल का दिन और बहुत अच्छे मैचेस हुए। बड़ा मज़ा आया मैचेस देख के। और कराची किंग को तीसरी मुसलसल जीत मिली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपना मैच जीत लिया। तो दो मैचेस में दो टीमों को शिकस्त और दो की जीत हुई। मैचेस बहुत मज़े के हो रहे हैं, कुछ वावेला भी हुआ। भारत की तरफ से आपको पता ही है, उनको और कुछ आता नहीं है। सिर्फ वो डेविड वार्नर का एक एक्ट था जो उन्होंने हैदर अजहर भाई के साथ एक बात कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि पहले आप चलें, और वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे डेविड वार्नर कि आप चलें, हाथ मिलाएं। वो उसको लेके इतना वावेला किया। अच्छा, फ़खर जमान, दो मैचों की पाबंदी लगी थी उन पर, बॉल टेम्परिंग को लेकर उन्होंने अपील की, अपील मुस्तरद हो गई, दो मैचों की पाबंदी रहेगी। लेग अच्छी चल रही है। अब 7 तारीख का गैप आएगा, उसके बाद ये कराची चले जाएंगे। कराची में जो टीम्स पहुंची हैं उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हो रहा है और अब मैचेस का कैनवस भी बढ़ेगा। क्राउड स्टिल अपनी जगह पर मौजूद है। क्राउड का मामला, हम तमाम टीम्स उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर बात करेंगे। कुछ टीम्स ने तो ऐसा किया कि 200 प्लस रन किए, लेकिन वो 200 प्लस रन उनके किसी काम ना आए और वो टीम्स हार गई। इससे ये मुराद लें, फील्डिंग और बॉलिंग वहाँ पर बहुत कमज़ोरी थी। कैप्टनसी फ्लॉस बहुत नज़र आए। ख़ास तौर पे अगर मैं देखूँ तो कल के मैच में, गुज़िश्ता रोज़ जो मैच था, आज़म खान के कैचेस छूटे तब वो 70 प्लस स्कोर कर गए और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार चांसेस भी मिलते रहे। तो फील्डिंग का बहुत अमल दखल है और अच्छा मैच था, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी मैच को बचा नहीं पाई और मामलात उनके हाथ से निकल गए। इसी तरह दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर मैच को नहीं बचा पाई और मामलात उनके हाथ से निकल गए। आज के मैच पर भी ज़रा बात करेंगे जो होना है, और कल के हुए मैच पर बात करेंगे। नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है। नूरिश खान क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं और क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। आज बड़े अरसे के बाद हमें हमारे स्टैट्स गुरु साबिर हुसैन ने ज्वाइन किया है जी, और फुली स्टैट्स के साथ हमेशा आप सारे जानते हैं। और बहुत दफ़ा तो अब तो फेसबुक पे बहुत साबिर लोगों ने मुझे पूछ लिया कि नज़र नहीं आ रहे साबिर को, स्टैट सामने नहीं आ रहे। मैंने कहा आ रहे हैं, नज़र आने वाले हैं आपको नज़र। तो साबिर हुसैन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, रेगुलर हिस्सा भी हैं हमारे शो का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोनों हजरात का। अच्छा साबिर, चूँकि हम तो कर ही रहे शो, आपने बड़े दिन बाद ज्वाइन किया है। साबिर, कल के मैच पे पहले ज़रा बात करते हैं। क्या ऐसी गलती हुई कोयटा ग्लैडिएटर से, क्या गलती हुई रावलपिंडीज की टीम से, और कैप्टेंसी फ्लॉज हैं कुछ, या कल का मैच इक्वल था, बस बॉलिंग हरवा गई? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले असलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सच टीवी का। और देखें, ऑब्वियसली आपने हमेशा याद रखा है और हम सच टीवी का हिस्सा रह रहे हैं काफ़ी सालों से और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं आ पाए, तो सारे नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, PSL जब से शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ जो न्यूज़ है वो हमेशा रही है PSL के हवाले से। जहाँ तक आपने कल के दो मैचेस की बात की, देखें आई थिंक कुछ न्यू जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खास करके टीम कॉम्बिनेशन में, कैप्टन को खास करके अंडरस्टैंड करना, नए खिलाड़ियों को। रिजवान जो है दो के, उनके पास कुछ खिलाड़ी पिछली फ्रेंचाइज के हैं, मुल्तान सुल्तान के, मगर आई थिंक रावलपिंडी की जैसे न्यू फ्रेंचाइज इमर्ज हुई है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से ये बात करूंगा, खास करके अगर रावलपिंडी का पहला मैच देखें जो पेशावर जल्मी से वो हारे, 200 प्लस उन्होंने चेस करवाया और कल भी इनफेक्ट उनका स्कोर अच्छा था, मगर उसके बावजूद जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप रावलपिंडी के पास है, अगर हैदराबाद जिस तरीके से हारा वो हम कह सकते हैं क्योंकि उनके पास बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है। उनका कप्तान भी मानस लंबशे थोड़े से नए हैं, मगर रिजवान की कप्तानी के अंदर आई थिंक जो सीनियर खिलाड़ी हैं, खास करके मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, इनसे ज्यादा तवक्कुआत हैं रावलपिंडी को भी, और आई थिंक उनको परफॉर्म करना चाहिए था। बड़ा आसान होता है मोहम्मद आमिर के लिए टीवी पे बात करना, मगर आई थिंक वो थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस उनकी उस तरीके से नजर नहीं आ रही जिस जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं उन्होंने परफॉर्म किया है पास में। मेरे ख्याल में जो पिछले साल का जो PSL था, आखिरी 20 बॉलों पे 57 रन जो लाहौर कलंदर्स को चाहिए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, आई थिंक वहां से मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म थोड़ी सी खराब हुई है सिकंदर रजा और कौशल परेरा की वजह से, जिस वजह से आई थिंक अभी तक वो एक साल इसीलिए साबिर सारे आपको मिस कर रहे थे। यही स्टैट्स हैं आपके, कहीं ना कहीं से पकड़ के लाते हैं आप हमारे लिए। अच्छा ये बताएं साबिर, मोहम्मद आमिर के लिए एक नई टीम, एक नया चैलेंज है, लेकिन लोग पुराने इकट्ठे हो गए, पर ये सारे अलग अलग टीम्स में भी रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर भी है
कि अलग अलग टीम्स में रहे, माइंड अलग अलग है, रिजवान को थोड़ा जेल होने में, और हर नई टीम को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो इतने पुराने सेटअप में आके फॉरन एडजस्ट हो जाए, पर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और हाई स्कोर चेज हो रहा है, ये भी बड़ी एक अजीब बात है। देखिए, हाई स्कोरिंग मैचेस आई थिंक होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ग्लोबल T20s लीग हो रही हैं, हमने जो है हमेशा पाकिस्तान, हमने क्या बल्कि जो इंटरनेशनल फॉरेन जो प्लेयर्स हैं, चाहे कमेंटेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट की, अगर कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। मगर इस साल जो है थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जो कि आई थिंक मेरी नज़र में ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको जो ग्लोबल इवेंट्स आजकल हो रहे हैं, जिस तरीके की जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की टीम्स है, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस कर रही है मुख्तलिफ कंडीशंस में, आई थिंक 180 जो है या 200 आई थिंक आजकल पार स्कोर हो चुका है। वो जमाना था 2021 22 23 तक, जहां पे 150 55 60 आप किसी भी कंडीशन में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे आपकी यूए की कंडीशन हो, वहां पे आप सर्वाइव कर जाते थे बॉलिंग सेकंड। मगर आजकल जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है, जिस तरीके की T20 लीग्स में जो 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 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, वहां तक आई थिंक मेरे ख्याल में ठीक है। मगर हाँ, मोहम्मद आमिर का देखिए, कराची किंग्स में गए, क्वेटा ग्लेडिएटर्स में गए, देखिए उन्होंने परफॉर्मेंसेस पास्ट में दी हैं, और कहीं ना कहीं से सीपीएल में देखा जाए, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, तो उनकी बॉलिंग रही है। मगर आई थिंक एज फैक्टर भी हो सकता है, और मैच प्रैक्टिस देखिए बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। हमने देखा है पास्ट में जो सीनियर बॉलर्स होते हैं वो लाइनो लेंथ के साथ बॉल करते हैं। देखिए मीर हमजा आपके लिए एक अच्छी मिसाल है। मीर हमजा जो है वो डोमेस्टिक खेलते हैं, फोर डे करके खेलते हैं, काउंटी में जाके खेलते हैं, तो वो देखिए कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं कराची किंग्स के लिए। तो ये इससे जाहिर होता है कि जब तक आपकी प्राइम फॉर्म लगी हो तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपकी फॉर्म नहीं हो तो आई थिंक फ्रेंचाइजीज को भी सोचना चाहिए कि नाम बेशक बड़े हो, मगर कहीं ना कहीं से मैचेस जीतना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अभी वो रिजवान को आपके दोस्त हारिस रऊफ की भी बात करेंगे, फिर नाराज हो गए, वो कह रहे हैं ये क्या बात हो गई, एक मैच खराब हो गया आप लोग हम पर तनकीद शुरू कर देंगे, तो उनको बड़ा गुस्सा आया भाई। और वो कह रहे हैं ये नहीं कहना चाहिए कि आप बार बार लास्ट ओवर में या डेथ ओवर में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको देख लें, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं देख रहा और ना मुझे कोई कहे। तो नूरिश, कल के 2 मैचेस ही अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अब्दुल्ला फजल जो 8वें शायद 7वें या 8वें नंबर पे आए, अब्दुल्ला फजल फर्स्ट क्लास में अब्दुल्ला फजल ने सेंचुरी कर रखी है। और हमारे डोमेस्टिक सर्किट के T20 में अब्दुल्ला फजल ने 10 मैचेस खेले हैं और बहुत अच्छा स्कोर है, 443 रन्स कर रखे हैं उन्होंने, और वो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। कल उसने 7 बॉलें खेली हैं, स्कोर तो 15-16 किया, बट बहुत अच्छा टैलेंट है और ओपनिंग बैटर है। लेकिन बेचारा चूंकि ओपन में इतने बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, फिर वो 7वें 8वें पे आके उन्हें खेलना होता है, तो ये चांसेस भी नहीं मिल रहे। लेकिन ये अच्छा मौका है इन बैट्समैन के लिए शर्जील को देखते हुए कि हमें ओपनर चाहिए नहीं, हमें मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए, तो अच्छा है अपने आप को मिडिल ऑर्डर में थोड़ा इस्टेब्लिश कर लें। जी देखिए, बात वही होती है कि कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि जिसके जो नंबर है ना, उस नंबर पे आकर उन्हें बैटिंग करनी चाहिए। अब अब्दुल्ला फजल की मैं बात करूं तो अब्दुल्ला फजल कल 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है विंडीज की तरफ से, और जिस नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग की ना, आई थिंक कि अगर हम पूरी टीम का उस वक्त मैच की सिचुएशन के हवाले से देखें तो आई थिंक उस वक्त उनकी उसी नंबर पे जगह बनती थी, नंबर 7 पे आके उन्होंने बैटिंग की। आई थिंक उसी जगह पे ना उनकी बैटिंग की जो है ना वो आई थिंक जगह बनती थी, और उस पर आके उन्होंने उस पॉइंट पे देखिए, मैं बहुत दफा आपके शो पे भी बात कर चुकी हूँ, काफी दफा बात कर चुकी हूँ कि स्टैट्स जो होते हैं हमेशा इम्पैक्ट के साथ जो है ना यूजफुल रहते हैं। तो अगर आपकी टर्म्स ऑफ 50s हैं, सेंचुरीज हैं, उसको भी अगर आप साइड पे रख दें, और वो जो 10-15 रन उस टाइम पे आए हैं जब आपकी टीम से 1 या 2 रन भी नहीं बन रहे, तो आई थिंक वो 10-15 रन उन सारी सेंचुरीज, उन सारी 50s पे भारी होंगे। दैट इज हाउ इट इज। और अब्दुल्ला फजल के देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली तो 18 रन बनते हैं, बट वो 18 रन उस वक्त है जब टीम स्ट्रगल कर रही थी। तो आई थिंक पिंडीज के साथ ना ये हो रहा है कि पिंडीज के साथ मसला उनकी बैटिंग में नहीं है, उनकी बैटिंग ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हमें नजर आ रही है और परफॉर्म करती हुई भी नजर आ रही है। हाँ देखिए ना, कल भी उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो सैम बिलिंग और डैरल ने स्कोर कर दिया, तो बैटिंग की स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी नीचे तक है। इवन अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 7वें 8वें पे खड़ा है, तो अच्छा मुस्तनद बैटर है। एग्जैक्टली और वो बहुत ही उन्होंने कैलकुलेटेड अपने वो लिए हैं, जो पूरी टीम सेलेक्ट की है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मिडिल ऑर्डर उनका स्टेप अप कर जाता है। बैटिंग में मसला नहीं, मसला डेथ ओवर में है। डेथ ओवर्स की जो बॉलिंग है, बॉलिंग लाइनअप पे इशू आ रहा है, और इशू देखें अगेन वहीं आ रहा है जो हमारे स्टार्स है ना, पाकिस्तानी बॉलिंग स्टार्स, पेस स्टार्स स्पेशली। अब हारिस रऊफ की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, नसीम शाह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे उम्मीद लगाई जाती। कल भी आप देखें वो काफी एक्सपेंसिव गए, ऑल्दो कि कल उनको थोड़ा इंजरी का स्केयर हो गया, इंजरी की वजह से थोड़ा सा अभी भी है कि शायद आगे का, लेकिन आगे के लिए नूरिश, आपकी जेब से भी 2 करोड़ जाए तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगी।
लेकिन देखिए उससे पहले की भी अगर मैं बात करूँ ना, जो जो पहला मैच उन्होंने खेला उस वक़्त तो ये इश्यू नहीं था ना ट्वीट का। उस वक़्त चल रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं था कि ये नहीं था कि 2 करोड़ का हर्जाना ओवरऑल उन्हें देना परफॉर्मेंस पड़ेगा। पे चले बात कर लेते हैं नूरिश। पिछले 1-1.5 साल में अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन नसीम शाह की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रही है। मैं मतलब चले अभी की तो हम ऐसे अजराए मजाक कह दिया मैंने, लेकिन अभी की परफॉर्मेंस उनकी देख लूं और पुरानी देख लूं, कंसिस्टेंसी 1.5 साल से ऊपर हो गया। कंसिस्टेंसी ना तो शाहीन में है, ना हारिस में है, ना नसीम। और ये तीन हमारे मेजर फास्ट बॉलर्स हैं जिन्हें हम प्रीमियम फास्ट बॉलर्स कहते हैं। अब ये तीन के मसाइल हमारे सामने, आप दोनों का इस पे मैं व्यू लेता हूँ। पहले साबिर, चूंकि बात छेड़ी है नूरिश ने, तो मैं चाहूँगा पहले आप इस पे कमेंट करें ताकि नूरिश इस पे ज़रा हमें और एलेबरेट भी कर देंगे। ये जो तीन पेसर्स हैं हमारे, इनकी कंसिस्टेंसी बहुत डिस्टर्ब है। कोई बड़ी रीजंस नज़र आ रही हैं? देखिए, बड़ी रीजन शायद हम आपके ही प्लेटफॉर्म पे सच टीवी पे हम पहले भी 1.5 साल पहले भी ये चीज़ आइडेंटिफाई कर चुके थे, जब हम 2022 का जो वर्ल्ड टी20 फाइनल था, जब वो हम इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हारे। तो देखिए वहां पे भी प्रॉब्लम्स हमें नजर आए थे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का एशिया कप में इंजर्ड होना, फिर आई थिंक जिस तरीके से उनका रीहेब हुआ और इतना जल्दी करके वापस आने में, हम एग्जांपल दे सकते हैं जसप्रीत बुमराह की, वो भी इंजर्ड हुए थे मगर उन्होंने टाइम लिया। तो आई थिंक इन्हें जल्दबाजी कर गए शाहीन शाह अफरीदी। इसी तरह से नसीम शाह जिस तरीके से एशिया कप में इंजर्ड हुए थे नेपाल के मैच के खिलाफ, तो वहां पे आई थिंक उनका जो शोल्डर का प्रॉब्लम होता, उसके बाद आई थिंक उस तरीके का स्विंग सीम और जिस तरीके की पेस 140 प्लस करते थे, तो वो आई थिंक नहीं आ रही। हारिस रऊफ का देखें, हारिस रऊफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम टेप बॉल टू टी20 और टी20 से फिर ओडीआईज, खुशकिस्मत हैं हम और वो कि जो टेस्ट मैच सिर्फ एक ही खेले थे, अदरवाइज उनके लिए डिजास्टर हो सकता था। देखें, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप किसी भी फॉर्मेट में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। कंसिस्टेंसी आपकी आती है जब आप फोरडे क्रिकेट खेलें, जब आप काउंटी खेलें, या आप जो है वो लंबे ऐसे क्रिकेट खेलें। हमारा प्रॉब्लम ये है इन तीनों बॉलर्स के साथ, जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं, इनफेक्ट हम तो चले एक एनालिसिस कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं से जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जो फास्ट बॉलिंग लेजेंड्स हैं, उनका कहना है कि देखें, जब तक आप लंबे लंबे स्पेल नहीं करते तो आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधार नहीं सकते। अगर आप लंबे स्केल करते हैं तो आपको अपनी इंजरी का भी एक किस्म की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यार मैं कितनी पेस पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मेरा पाँव बेंड हो रहा है, तो मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही एक है। मिसाल इसकी आपके सामने रखता हूं साबिर। जी हमने मोहम्मद अब्बास को देखा, 4-5 साल बाहर रहे वो, जी लेकिन जी चूंकि डोमेस्टिक काउंटी लगातार और छोटे से, मैं इसका इसलिए गवाऊं कि मेरी मुलाकात थी अब्बास भाई से, तो मैंने उन्हें कॉल की, तो एक बहुत छोटा मैच था उनके लिहाज से, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये मैच पूरा खेलूंगा तो शाम में हम मिलते हैं। मतलब इतनी कंसिस्टेंसी। और जब उनकी वापसी हुई तो आपके सामने ही है, सबसे ज्यादा विकेट्स उस मैच में, पूरे टेस्ट मैच में उन्हीं की थी। साउथ अफ्रीका में। जी। ये देखिए असलान साहब, बिल्कुल आपने सही नाम लिया। देखिए मोहम्मद अब्बास की जो सर्विसेज हैं, आई थिंक वो ओवर शेडो हो रही हैं काफी सालों से। और मोहम्मद अब्बास जो हैं थोड़े से वो इतना सोशल मीडिया पे आते भी नहीं है, मगर हम आपने खास करके असलान खोकर आपने हमेशा आवाज उठाई है मोहम्मद अब्बास के बारे में। देखें वो जो बनती भी है काउंटी में, देखें बाकी जो फॉरेन लीग से या फॉरेन कंट्रीज हैं किस तरीके से रेस्पेक्ट देती हैं, क्योंकि वो क्वालिटी के बॉलर हैं। 800 से ज्यादा उनकी देखें विकेटें हैं, तो हर साल जाके हर हर सीजन जाके वो खेलते हैं। इवन जब पाकिस्तान में होते हैं तो इन्हीं डेड पिचेस के ऊपर वो परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद हाईएस्ट रन विकेट पे रहते हैं। मगर कहीं ना कहीं से देखिए बॉलिंग उनकी हमेशा हमने तारीफ की है, उनकी जिस तरीके की पेस है उसके बावजूद अपनी स्किल्स को वो यूटिलाइज करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे पास एक किस्म की थोड़ी बहुत पेस तो है। अब आप देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस है वो 130 135 के अराउंड वक्त रहती है। उनकी एज इतनी नहीं है, मगर पीटर सिडल जो है मुल्तान सुल्तान के, अब देखिए उनकी एज देख लें, वो तो अपने आप को फॉरेन चाचा भी कहते हैं, मगर उनकी जो पेस है वो 144 से ज्यादा है। तो देखें ये असल में जाहिर होता है कि आप कितने फिट हैं। जब तक आप फिट नहीं होते, कहीं ना कहीं पे जो आपको कंसर्न्स होते हैं आपकी नी के, आपके शोल्डर के, तो उस तरीके से आप इतना जोर नहीं लगाते। सेकेंडली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए जब आप खेलते हो ना, तो आई थिंक प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए कि पाकिस्तान में आप डोमेस्टिक खेलें, अपने आप को प्रॉपर तरीके से फिट करें, ताकि आप नेशनल टीम को सर्व कर। ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कमा तो पैसे लेते हैं लीग्स में से, मगर आपने पाकिस्तान एज ए नेशन के लिए क्या किया? आपको इतने साल हो चुके हैं। लोग देखें बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं असलाम साहब। कंपैरिजन हमारे जो आजकल के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका बनता नहीं है, कहीं किसी जगह पे नहीं बनता। सर लोग इस वसीम वक्त सिर्फ एक बॉलर है, अच्छा। पूरी दुनिया की मैं बात करूं अगर, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की, सिर्फ एक बॉलर है जिसका कंपैरिजन हो रहा है और वो है जसप्रीत बुमराह। और जिनके साथ हो रहा है कोई बुरा मुजायका नहीं है, किसी को बुरा भी नहीं लग रहा है,
वसीम अकरम जैसे दुनिया के सबसे बड़े बॉलर लेजेंडरी के साथ उनकी तरीक़ाकार, बॉलिंग, उनका कंपोजर, एक एक चीज़ का कंपेयर, चूँकि ये बात नूरिश ने छेड़ी थी, हम ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। फिर खुश आमदीद कहेंगे। नूरिश, अब आप अपना ज़रा व्यू हमारे सामने रखें इन 3 बॉलर्स को लेकर, ख़ास तौर पे इनकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान ने कई मैचेस में सफ़र किया। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की हमेशा से जीत का इन्हिसार बॉलिंग पे रहा है। हमने अगर 125 किया तो हमने 101 या 102 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अपने अंदर जाकर, और इसी तरह हमने कई टेस्ट मैचेस सिंगल हैंडेडली हमने बॉलिंग से जीते हैं, उसमें बैटिंग का इतना कमाल नहीं रहा है। तो हमारी बॉलिंग हमेशा स्ट्रेंथ रही है और ख़ास तौर पे पेस बैटरी। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान किसी ज़माने में, अब तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि रियलिस्टिकली अगर हम डिल्यूशनली बोलें तो ठीक होगा, लेकिन रियलिस्टिकली ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स है, अब नहीं रहा लैंड ऑफ पेसर्स। वो गॉन आर द डेज़ जब हमारे पास वसीम वकार जैसे टैलेंट प्रोड्यूस होता था, और कुछ हद तक जस्टिफाइबल नहीं है, इसको जस्टिफाइबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि हमारा बहुत एक डिसअपॉइंटिंग से डाउनफॉल आया है, और वी ओनली हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दिस। क्योंकि देखिए हमारे पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, जिनको हम स्टार बॉलर्स कह रहे हैं, स्टार बैटर्स कह रहे हैं, वो जब उनके पास अच्छे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बैग में आ जाता है ना, तो वो फिर डोमेस्टिक को साइडलाइन कर देते हैं। और जब आप डोमेस्टिक को साइड, देखिए मैं एक एग्जांपल इसकी एनालॉजी यूं देना चाहूंगी कि शादाब खान को अगर आप देखें तो शादाब खान भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा मैं इस तरफ इसलिए आ रही हूँ कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। देखिए होता ये कि जब आप डोमेस्टिक को साइड लाइन करते हो ना, अब अगर आप एक स्पिनर है, अगर वो डोमेस्टिक को नहीं खेल रहा और एक गूगली स्पेशलिस्ट स्पेशली, तो एक वक्त आएगा कि आपके जो बॉडी के मसल्स होते हैं ना, उन्हें एक्सरसाइज चाहिए होती है। तो ये जो रिस्ट मूवमेंट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रैक्टिस में रहो। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो एक वक्त आएगा कि आपको आदत नहीं रहेगी अपनी रिस्ट को उस तरह घुमाने की, और फिर एक वक्त आएगा कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगोगे तो वही होगा जो अभी शादाब के साथ हो रहा है, और वो ये कि वो अपनी पूरी रिस्ट को प्रॉपर घुमा के खेल नहीं पा रहे। एक दो पेसर जब बॉल कर रहा होता है ना, स्पेशली नसीम शाह की अगर मैं बात करूं, शाहीन अफरीदी की बात करूं, हारिस रऊफ की बात करूं, अगर आप गौर से देखें ना, टेक्निकली इनको एनालाइज करें, शाहीन अफरीदी जब 2021 में अपने प्राइम पे थे ना, अगर मैं उनके बॉलिंग को थोड़ा सा एनालाइज करूं ना, तो अगर हम देखें ना, तो उनका जो बॉलिंग आर्म का और बॉलिंग जो फ्रंट फुट का डिस्टेंस होता है ना, वो बिल्कुल इतना एडिक्वेट होता था, इतना एग्जैक्टली प्रिसाइज होता था कि उसमें उनकी जो डिलीवरी होती थी उसमें ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस होता था, ना बहुत कम बाउंस होता था, बिल्कुल परफेक्ट बाउंस इनकॉर्पोरेट वो करते थे अपनी डिलीवरी में। उसके साथ साथ इस तरह से होता था कि वो कंडीशंस को मद्देनजर रख के उनकी सीम भी बिल्कुल परफेक्ट आता था, और बिल्कुल परफेक्ट लाइन और लेंथ भी होती थी। 2021 की बात है। अब तो ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है मुझे। अब अगर हम देखें तो या तो वो बॉल बहुत ज्यादा हाइट पे फेंकते हैं, या फिर जो उनका फ्रंट फुट और बॉलिंग आर्म होता है उसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस होता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल आउट होती है। जो उनका डिस्टेंस होता है जहाँ से बॉल को थ्रो करना होता है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट, वो जहाँ बिल्कुल आउट होता है, और फिर एक जर्क जो आता है हैंड में, वो भी हमें बहुत ज्यादा उनकी नजर आ रहा होता है अच्छा, कि इसमें अपनी ज़रा नूरिश एक चीज़ ऐड करें, आपको याद होगा एक टाइम ऐसा आया जब आमिर आसिफ पर पाबंदी लगी, हमारे पास काल पड़ गया था फास्ट बॉलिंग का, क्योंकि हम तो रिलाय करते थे आमिर और आसिफ पर। एक बंदा था जिसने अकेले ने आपकी पेस बैटरी को संभाला, और मैचेस उसने टेस्ट से लेके T20 से लेके वनडे से लेके हर मैच में अकेले बंदे ने आपको जितवाया, अकेला। बाकी उसके साथ सईद अजमल कभी कोई याद, वो था उमर गुल। उमर गुल को इंजरी हुई, हमने उसकी जगह 5 बॉलर टेस्ट किए, फिर उसके बाद वो राना नवीदुल हसन भी निकल आए बीच में से, उन्होंने थोड़ा अरसा सर्व किया, अच्छे बॉलर थे, लेकिन उमर गुल पर हम रिलाय करते चले गए क्योंकि उस बंदे की क्वालिटी कभी नीचे नहीं आई, इंजरी के बाद भी नीचे नहीं आई। तो हमें ये चीज़ सीखनी है भाई, उसको उससे अच्छा कोई डेथ ओवर का बॉलर नहीं था, उससे अच्छा कोई यॉर्क का इस्तेमाल नहीं करता था, टो क्रैकर, गुलडोजर, इस तरह के कमेंटेटर्स उनके लिए अलकाब इस्तेमाल करते थे। ऐसा ही, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली इसी से डिसएग्री इसमें करना चाहूंगी कि हमने उमर गुल पे भी ना ओवर रिलायंस हम ले गए थे, ओवर रिलाई कर दिया था। और उमर गुल का इसमें कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा है कि हमने बहुत ज्यादा ओवर रिलाई उन पे कर दिया, जिसकी वजह से उन पे इतना ज्यादा प्रेशर आया कि एक वक्त आया। देखिए डाउनफॉल सबका आता है, इट्स ऑल राइट, लेकिन हमें एक प्लान बी अपना रेडी रखना चाहिए। अभी देखिए हमने उस टाइम पे तो उमर गुल पे हमने रिलाई कर लिया ना, लेकिन अभी हमारे पास इतना वैल्यूएबल एसेट है जमान खान की फॉर्म में, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम क्यों नहीं उन्हें यूटिलाइज कर पा रहे, ये एक गोल्डन क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे पिछले 2-3 साल से नहीं मिल रहा। जब एशिया कप, आपको याद होगा एशिया कप 2023 जब
हमारा वो श्रीलंका से सेमीफाइनल था, हमारी आधी टीम इंजर्ड हुई थी, जमान खान वाज लिटरली अ ट्रम्प कार्ड, उन्होंने किस तरीके से जाके डेथ ओवर्स में बॉल कराई थी, उसके बावजूद हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। फिर नसीम शाह की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए नसीम शाह के तो चले अभी 2 करोड़ के, ये तो इसकी पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ट्वीट की, ये तो अब हुई है ना। पिछले 1.5 साल की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते इसकी बेसिस पे। वो बहुत जज्बाती बॉलिंग करा रहे होते हैं, वो टेक्निकलिटीज भूल जाते हैं। जो अभी 2-3 टेक्निकलिटीज मैंने लिस्ट की, ये तो लिटरली बिल्कुल बेसिक्स है। बहुत अरसा पहले एक क्रिकेटर ने मुझे कहा था कि नसीम शाह चैनल बॉलिंग करते हैं। मैंने उनसे पूछा चैनल बॉलिंग क्या आपका मुराद है? उन्होंने कहा ये हमारी टर्म है, जो बॉलर एक बैट्समैन को देख के उसके मुताबिक सिर्फ एक लाइन लेंथ पर बॉलिंग शुरू कर दे तो हम कहते हैं चैनल बॉल। और वो एक दो एग्जैक्टली ओवर तो ठीक कर सकता है, लेकिन या 4 ओवर या 10 ओवर पूरे ठीक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली exactly. और यही होता है, देखिए वर्सिटैलिटी नहीं होती। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर एक दफा आप एक पोजीशन पे बोल कर आ रहे हो ना, दूसरी दफा आप पोजीशन पे बोल कर आ रहे हो और बैटर उस पर चौका लगा देता है ना, तो ये आपकी गलती है कि आपने उसको बॉल ऐसी डाली। इसमें बैटर का इतना ज्यादा, बैटर का कमाल होगा बट 70% आपका कमाल है इसमें कि आपने बैटर को इतना ग्रूव दिया कि वो जो है ना इतनी आसानी से उसको पुल ऑफ कर दे। तो आपको याद होगा, मैं ज्यादा दूर की एग्जांपल नहीं दूंगी, हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, मिचेल स्टार्क को आप देख लेंगे किस तरीके से वो इवॉल्व करते हैं। अगर उनका एक ओवर एक छक्के या चौके से स्टार्ट होगा तो वो इंश्योर करते हैं कि उनको ओवर जो है ना एक अच्छे मोमेंटम पे एंड हो बॉलिंग साइड के हवाले से। आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था 2025, ज्यादा मैं पीछे की बात नहीं करी, रिसेंट एग्जांपल है लॉर्ड्स में जो टेस्ट मैच हुआ था, किस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को कर दिया। तो उस वक्त पिच भी ऐसी थी कि लो और लाइन बॉल जो है वो आपके सामने जो है वो इफेक्टिव हो रही थी और मुश्किल था विकेट्स लेना। लेकिन मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में ही विकेट ली थी, और वो जिस तरीके से उन्होंने कंडीशंस को यूटिलाइज करके लोग लाइन बॉल को कराया था ना, उस तरीके से सबने देखा है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो ओपनर्स थे उनको कितनी मुश्किल हुई थी। तो ये आपकी ना स्मार्टनेस होती है एज अ पेसर जो है ना, स्पेशली आपके लिए दो सिचुएशंस पूरे मैच में ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज द पावर प्ले एंड द अदर इज द डेथ ओवर्स। और मॉडर्न डे क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ ना, देखिए अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में अब 7 और 8 इकोनॉमी के बॉलर्स को शायद इतना बुरा नहीं समझा जाता जितना 90s में सही समझा बात जाता है। था। 90s में आपके पास 3-4 की इकोनॉमी वाले बॉलर्स को समझा जाता है कि अच्छे बॉलर्स हैं। अब जो है 3 और अगर 7-8 की इकोनॉमी किसी की होती है तो उसको बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता था। अब अगर हम पोस्ट 2020 देखें ना, तो 7-8 इकोनॉमी के वाले बॉलर्स को भी समझा जाता है कि ये अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि इतनी फास्ट मोड पे चीजें चेंज हो रही हैं। तो आपको भी उसी हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं, उनके पास एक एडवांटेज उनके स्टाइल का है, और उनका स्टाइल 70% उनको अच्छा बॉलर बनाने में जो है ना रोल प्ले करता है, लेकिन उस पर भी उन्होंने काम किया। और मैं आपको नहीं, बताऊं, उनकी जसप्रीत बुमराह एक्यूरेसी, हम जरा चले इस पे बात कर लेते हैं साबिर। एग्जैक्टली एक्यूरेसी, हालांकि उनके स्टाइल में इतनी एक्यूरेसी बड़ा कम हो। देखिए दो स्टाइल बड़े अजीब हो जाते हैं। एक जो मलिंगा का एक्शन था, स्लिंगी एक्शन, एक्यूरेसी, उसके बावजूद एक्यूरेसी, हाथ कहाँ गर्दन कहाँ सर, उसके बावजूद एक्यूरेसी देखें आप। इसी तरह सेम फॉर जसप्रीत बुमराह, एक्यूरेसी देखें आप। वकार यूनुस का एक्शन बहुत डिफिकल्ट था बट एक्यूरेसी, उनसे बड़े कहाँ बॉलर पैदा हुए। इसी तरह हमारे पास कई ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम, और पेस तो लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था। 7-7 8-8 लोग तो बेंच पे बैठे होते थे। मोहम्मद जाहिद को मौका नहीं मिला, शोएब अख्तर बाहर थे, शोएब अख्तर आए तो फिर किसी को मौका नहीं मिला। आकिब जावेद खुद बड़ा लंबा अरसा हमारे यहाँ पैदा ना करना सिर्फ डोमेस्टिक रीज़न नहीं है। मेरा ये ख्याल है, आप लोग ज़रा कोचिंग पर भी बात करें, हमारे कोचेस ने भी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बना ली हैं। देखें असलम साहब, शॉर्ट टर्म पॉलिसी अगर की आप बात करते हैं तो फिर तो देखें इन बॉलर्स को नहीं खेलना चाहिए, हारिस को या शाहीन को या नसीम को। प्रॉब्लम ये हो रहा है, आपने उमर गुल की बात की, अब 2010 के बाद आसिफ आमिर के बाद आपने बात की। देखिए उमर गुल ने काफी हद तक संभाला हुआ था, मगर उनके साथ बाकी जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट था हमारा, चाहे सईद अजमल हो, मोहम्मद हफीज खुद थे, अब्दुल रहमान हमारे पास थे। फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है पाकिस्तान जुल्फिकार के बाबर भी मेरा ख्याल है उसी टाइम पे खेले ना। नहीं, बाबर 2015-16 हाँ में आए मतलब वो खेल रहे थे, अजमल भी खेल रहे थे, इसी जी तरह ये लोग खेल रहे। जी जी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इदारा है, पिछले 15 सालों में देख लें कि वो ऐसी सिलेक्शन कमेटियां आती जो खिलाड़ी बनाते नहीं है। आपने शॉर्ट टर्म की बात की, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि देखें मीर हमजा हमारे पास था, अब मोहम्मद अब्बास हमारे पास था, और खुरम शहजाद हमारे पास हैं। इस तरह से मोहम्मद मूसा को हम बहुत जल्दी लेके आए। मोहम्मद मूसा जो है पिछले 2 साल से कंसेक्यूटिव अच्छी विकेट अपना परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दे रहा है, पूरे सीजन भी खेल रहा है, मगर उसका कोई पीआर नहीं है, इसीलिए वो आगे नहीं आ रहा।
तो पाकिस्तान में अगर आपने सक्सेसफुल होना और अब्बास सक्सेसफुल हमारे पास अभी बहुत शानदार एक बॉलर है हमारे पास, अब्बास आफरीदी, उनका यूटिलाइज नहीं कर रहे। अहमद दानियाल बहुत अच्छा बॉलर है। अली रजा पे थोड़ा सा काम करना है। अंडर 19 के 2-3 बॉलर्स बड़े अच्छे हैं, इन पर काम करना है, लेकिन हो नहीं रहा ना। साहब वही यही बात है ना, ये जो आप नाम ले रहे हैं इनको हम लोग या तो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। इनके ऊपर देखिए एनसीए किस लिए है आपके पास, जो आपके पास क्रिकेट एकेडमी किस लिए है आपके पास। मसला ये कि हमारे पास जितने भी एनसीए में लोग हैं वो यंग टैलेंट को निखारना नहीं चाहते। अगर किसी का बॉलिंग का एक्शन का मसला है, किसी की टेक्निक का मसला, आप अंडर 19 आपकी अगर खेलते हो, अगर आप इमर्जिंग एशिया कप खेलते हो, शाइन्स आपके पास जो जो यंग लड़के हैं उनके ऊपर एनसीए में क्या काम करते हैं मुझे पता नहीं। एनसीए ने कोई 8-10 खिलाड़ी पिछले 8 सालों में 10 साल में आपको दिए हो पॉलिश करके। तो हमने हमेशा ये बात की कि अगर आप यंग लड़के 18-19 साल के को लड़कों को बहुत जल्दी टेस्ट मैचेस के लिए लेके, नसीम शाह को बहुत जल्दी लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया में, जब वाब रियाज साहब ने, मोहम्मद आमिर साहब ने कहा था कि जी हम लोग 29 साल की उम्र में टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते। तो देखिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुल्क के लिए कौन से अच्छे बॉलर हैं और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। देखें अब दूसरा प्रॉब्लम ये कि हम T20 के बॉलर्स को जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस में लेके आते हैं। आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो कि तीनों फॉर्मेट भी खेलें, या फिर आप स्पेशलाइज कर दें। हमने खिलाड़ी बनने नहीं दिए। मोहम्मद तला भी आपके पास था, इस तरह से अनवर अली भी आपके पास था, बिलावल भट्टी भी आपके पास था। बेतहाशा नाम हम यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से हम लोग कितने नामों को यहाँ पे लें। हमारी जो जो सिलेक्शन एक कमेटी है नाम रह गया जो आप हमेशा लेते थे, धानी। सर शाहनवाज डानी का मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि साबिर साहब भी लाड़काना के, इसीलिए उसका नाम ले रहे हैं। मैंने उनको कहा क्या नाम लेना है, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उनकी भी देख लें। एक और ब्रोही हमारे लाड़काना के बॉलर हैं, जी उनकी आप डोमेस्टिक उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें। इस तरीके देखिए नाम बेतहाशा है, मगर मसला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनसीए जो वो क्या कर रहा है, हमारे जो सो कॉल्ड जो एक रोल मॉडल बने हुए हैं जो कि 50-50 लाख तनख्वाह भी लेते रहे, उनसे पूछा जाए आप लोगों ने अपने रीजन से कितने फास्ट बॉलर्स लेके आए। वो 2-2 3-3 जॉब्स करते थे। ये आपका देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बनते हैं। आप किसी भी इदारे के साथ एसोसिएटेड है, सैलरीज भी ले रहे हैं, उसके बाद टीवी पे बैठ के कमेंट्री भी कर रहे हैं। और उनको छोड़े वो तो जाके लेजेंड्स की लीग भी खेल रहे थे, हमारे कुछ ऐसे क्रिकेट हजरात। इससे ये जाहिर होता है कि आप अपने मुल्क के लिए कितना सिंसियर हो। देखिए हम इंडिया की देखिए मिसाल बार बार क्यों देते हैं। युवराज सिंह ने आपको 2-3 खिलाड़ी इंडिया को दिए हैं, राहुल द्रविड़ ने दिए हैं। राहुल द्रविड़ को कोचिंग छोड़े हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनको डिस्कस किया जा सही रहा है। बात अभी है। गौतम ने भी कोचिंग, देखें, चले इस पे जरा बात कर लेते हैं। नूरिश, कोचिंग का मैं चूंकि आप लोग सारे कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, डोमेस्टिक को बड़ा बगौर देख रहे हैं, हमारे यहाँ क्या वाकई कोचिंग का मेयार भी बहुत नीचे चला गया है, या फिर अब खिलाड़ी शायद कोच को उस तरह फॉलो ही नहीं करते? सर देखिए देखिए कोच जो होते हैं, जी जी मैडम बोले बोले। जी नूरिश। जी मैं ये कह रही थी कि देखिए अभी जैसे इन्होंने बात की ना कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं बहुत ज्यादा। जो है ना हमारी, हम जब तक लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, हम दुनिया की जिस तरफ क्रिकेट जा रही है उस तरफ अडेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ना सिचुएशन बेटर नहीं हो सकती। अगर मैं थोड़े से यहाँ पे इंग्लैंड को इसलिए मेंशन करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बेसबॉल के अंडर एक जो अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है, वो कभी काम कर जाती है कभी नहीं करती, बट वो एक चीज उनमें कंसिस्टेंट है कि वो इससे डेविएट नहीं करते। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज अगर आ जाए ना कि कोई एक स्ट्रैटेजी, बेशक आप उसे नाम ना दें, बट एक इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी बना लें जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से की अडेप्टेबिलिटी पे केटर्ड हो, तो आई थिंक डिफरेंस आ सकता है। अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था शाहनवाज दानी का, इतने सारे का, एक और ऐसे अनटैप्ड हमारे पास सिंध के ही प्लेयर है मुश्ताक कलोड़ो, जिन्होंने 2024-25 के डोमेस्टिक सीजन में 12 मैचेस में 77 विकेट्स हासिल की थी। तो सुन रहे हैं ये साबिर हमारे कलोड़ो पास साहब, आप सुन रहे हैं? सर मैंने मुश्ताक कलोड़ो का भी नाम, मैंने एक और नाम लिया था रोही का, मगर मैडम ने नाम ले लिया। अच्छी बात है, अगर मैं लेता तो कहता अगेन देखें साबिर साहब कलोड़ो का नाम ले रहे हैं। देखिए मैंने इसीलिए मेंशन किया। जी जी नूरिश। जी, तो मतलब बात ये होती है कि इतने सारे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा आपका मंत्रा होना चाहिए। क्वालिटी हम इतने सारे डोमेस्टिक सीजन्स करवा देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे बजाय टू बी वेरी ऑनेस्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप इतने सारे साल में कितने ही आप डोमेस्टिक सीजन्स करा रहे हैं ना, अगर आप अपनी मेगा टूर्नामेंट से पहले प्लेइंग 11 स्क्वाड ही प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे ना, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी कंसर्निंग टू बी ऑनेस्ट। और हम लोग को जो डिसीजंस लेने होते हैं हम फॉर्मेट के हिसाब से नहीं ले पाते। इसमें कोचिंग का बिल्कुल आता है, हमारे पास डोमेस्टिक के बहुत कोचेज़ हैं, लेकिन कोचिंग के साथ-साथ एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत दफ़ा बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन इस पे काम होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो है हमारी पिचेज़। हमारी पिचेज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो फिर अरसलान भाई आप मुझे बताएँ ना कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस, जब हमारी पिचेज़ ही वैसी नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हमारी जो यहाँ की मिट्टी है वगैरह वो वैसी नहीं है कि वैसी पिचेज़ बनाएँ, तो आप ड्रॉप इन पिचेज़ मंगवा लें, उससे डिफरेंस क्रिएट होगा, या क्यूरेटर्स को आप पहले थोड़ा हमने सा तो ड्रॉप इन बताएँ कि पिचेस थोड़ी की सी बड़ी बातें सुनी थी रमीज राजा साहब के दौर में, हुआ तो कुछ भी नहीं।
और जो ऐसे कुछ ही है। पिचेस हमने देखी भी उसकी भी कोई हालत नहीं थी। अच्छा जी, एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम जब ब्रेक से आएंगे अब ज़रा टीम्स परफॉर्मेंसेस पे ज़रा बात करेंगे पीएसएल की। ख़ास तौर पे ऐसा क्या हो रहा है हैदराबाद के साथ कि 225 रन भी कर लेते हैं और 1.2 ओवर पहले हार भी जाते हैं, नहीं 1 ओवर पूरा बच जाता है, 2 बॉल्स बच जाती हैं, 8 बॉलें पहले हार भी जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। शामदीद कहेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा टीम परफॉर्मेंसेस को लेके हैदराबाद से बड़ी उम्मीदें थी साबिर साहब, लेकिन हैदराबाद में बॉलिंग का मुझे बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है और जो फैसले ले रहे हैं, डिसीजन बड़े अजीब हैं। कभी माँ सदाकत को नहीं खिलाते, कभी शर्जील को बाहर कर देते हैं और हमाद आजम मुसलसल खेल रहे हैं। मुझे तो समझाएं आपने, मैंने बहुत पहले हमाद आजम को देखा था और उनकी क्रिकेट शायद हमें लगता था ख़त्म हो गई है। बहरहाल हमाद आजम दोबारा नज़र आ रहे हैं। फिर बॉलिंग, पेस बॉलिंग में मुकम्मल चांसेस नहीं मिल रहे। आकिफ अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है, उसको पूरे ओवर नहीं देते। मोहम्मद अली को करवाए चले जा रहे हैं और वो उतना ही एक्सपेंसिव साबित हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने देखे जो हैदराबाद किंग्स टीम की जो टीम है वहां पे देखिए बॉलिंग के उनकी कंसर्न्स तो हैं। अब आई डोंट नो उस वक्त जब ऑक्शन हो रहा था उस वक्त सिलेक्शन में कौन कौन थे, उनको आई थिंक इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए थी। मैं दूसरा बात करूंगा कप्तानी की भी। देखिए मानस लंबशे को अगर आपने कप्तानी दे भी दिए तो उनको थोड़ा सा ये भी रियलाइज करना चाहिए कि उनसे ज्यादा बेहतर है माँ सदाकत। माँ सदाकत को सिर्फ 1 ओवर दिया, उन्होंने खुद वो ओवर करवाए 14वें आई थिंक 15 ओवर में आए थे, उन्होंने 32 रन दिए 2 ओवरों में। यानी कि वो भी काफी नुकसानदेह रहा। अगर साहिबजादा फरहान की अगर आप बात करें तो अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप लेके आए तो कहीं ना कहीं उनको वो एक किस्म का आप पकड़ सकते थे, मगर आपने साइम अयूब से ओवर कराते गए। तो देखिए इनके पास स्पेशलाइज्ड कोई बॉलिंग नहीं है। चाहे फास्ट बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद अली की, ठीक है वो उन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी है मुल्तान सुल्तान की। दूसरा अरसलान साहब के कप्तान के ऊपर भी होता है। अब ये वही मोहम्मद अली हैं कि जो कि आपके टॉप बॉलर रहे थे पीएसएल में रजवान की कप्तानी में, जो कहीं ना कहीं से कप्तान का जो बड़ा मेन रोल होता है। और इन्हीं बॉलर्स तो खास करके जो लोकल प्लेयर्स होते हैं आपके, जिनके साथ आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, तो उनसे उनकी स्किल्स का आपको पता होता है। उनको अच्छा, ओवर दोनों नई टीम जो है साबिर, रावलपिंडी भी और हैदराबाद भी अच्छे खासे पैसे खर्च के आई हैं और बड़े अच्छे प्लेयर्स भी लिए हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है और समझ नहीं आ रहा। इनके पास मिडिल ऑर्डर तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक इरफान नियाजी हैं, अगर वो नहीं चलते तो ना चलें, बाकी तो मिडिल ऑर्डर में कुछ है ही नहीं। शर्जील आ गए, वो तो इन्होंने शर्जील को हमाद आजम की जगह डाल के मिडिल ऑर्डर बना दिया और उसने क्या कमबैक किया। 50वां मैच था उसका, 50 रन किए उसने, 3 साल बाद कमबैक हो रहा था, लेकिन कोई जानता तो नहीं था ना कि शर्जील इस नंबर पे खेलेगा। देखिए शर्जील की तारीफ हमें करनी चाहिए क्योंकि देखिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, उनके ऊपर काफी कुछ इल्जामात भी लगे आई थिंक पीएसएल के दौरान ही। मगर उनकी वो पहली सेंचुरी भी आपको याद होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेल रहे थे। शाहिद अफरीदी ने उनको प्रेज भी किया था उस वक्त। शाहिद अफरीदी आई थिंक पेशावर जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो देखें शर्जील खान ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के लिए या पीएसएल में खास करके अच्छे तरीके से सर्व किया और वो देखिए डिजर्व करते भी थे कहीं ना कहीं। जितने चांसेस मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मिले, हम उनके नाम तो यहाँ पे नहीं लेंगे, मगर शर्जील खान का आई थिंक वो डिजर्व करते हैं कमेटी में जगह बनाना खास करके। देखें और दूसरी खुशाइन बात ये भी है कि पाकिस्तान इस पर्टिकुलर पीएसएल के अंदर आपके जो यंग खिलाड़ी हैं, यंग सितारे हैं, जिन्होंने फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करना है, चाहे शामिल हुसैन है, उसके अलावा माँ सदाकत है, समीर मिनाज की जितनी तारीफ की जाए अभी हम करेंगे समीर मिनाज पे, मैं अलग से बात करूंगा आप लोगों से, जी। क्योंकि तो मैंने जिस तरह कल उनकी बैटिंग देखी है ना उस पर अलग। पहले हम जरा ये चैप्टर क्लोज करें। जी हैदराबाद का सर देखिए प्रॉब्लम तो इनको जैसन ग्लेस्पी उनके देखें हेड कोच हैं, तो आई थिंक लोकल जो खिलाड़ी हैं उनकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही। तो बॉलिंग का जैसे कल 225 रन काफी अच्छा स्कोर था परसों, मगर उसके बावजूद वो डिफेंड नहीं कर सके। सिर्फ उनका देखिए साहिबजादा फरहान, स्टीवन स्मिथ की बात करें, वो मुल्तान सुल्तान की जो एक किस्म की कंप्लीट टीम नजर आ रही है। बेशक उनके नए कप्तान है, मगर जो इंडिविजुअल जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी एक किस्म की निखर के होके आ रही है। तो आई थिंक हैदराबाद को इस चीज पे काम करना पड़ेगा। शार्जिल खान को देखें आप, बेशक मिडिल ऑर्डर में लेके माँ सदाकत ने आपको अच्छा स्टार्ट दिया, साइम अयूब आपको अच्छा एक स्टार्ट लेके दे रहे हैं। तो मानो लंबशे का अपना बैटिंग में किरदार, उसके साथ कप्तानी में। तो दूसरा ये इनको देखना पड़ेगा फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली के ऊपर आप बार बार इतना रिलाय नहीं कर सकते। आपको स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलिंग चाहिए और आपको एक जेन्युइन एक स्पिनर चाहिए जो कि मिडिल ओवर में आपको अच्छा हसन को यूज कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता हसन के इस क्वालिटी का बॉलर मुझे दिखा नहीं है। विद यू ऑल रिगार्ड्स, हसन ने सर इनिशियली जब क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेलते थे उस वक्त वो काफी अच्छा सरफराज की कप्तानी, सरफराज चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे चीजों के साथ
सर स्ट्रिक्ट रहते थे ना, क्योंकि अब ये मार्नस लंबशे जो खुद बाउंड्री पे खड़े होते हैं तो उनको लोकल खिलाड़ियों की स्किल्स का तो नहीं पता, तो कहीं ना कहीं कप्तानी का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है कप्तानी का। मगर अगर हम पिंडीज की बात करें तो पिंडीज में कप्तानी का इतना नहीं जितना इंडिविजुअल प्लेयर। ठीक हो गया, चले जी। अब जरा समीर मिन्हास, बड़ा ज़रूरी है टच करना उसको। क्या बात है नूरिश, हमें एक ऐसे बैट्समैन, मुझे तो नज़र आ रहा है अंडर 19 से उस बच्चे में काम, वो फिनिशर है और अच्छा कंसिस्टेंसी है उसमें, और वो शॉट्स को गैर ज़रूरी तौर पर नहीं मारता है, मेरिट के मुताबिक बॉल का इस्तेमाल। एक छक्का लग गया तो लाजमी नहीं अगली गेंद छक्के की ना हो तो मैं मार लूँ, फिनिश करके गया। अभी बहुत जूनियर है, पहली बार पीएसएल में देख रहे हैं, और जिस तरह उसने फिनिश किया कल का, उससे पहले भी उसकी सारी बैटिंग देख लें पीएसएल के मैचेस में, बहुत अच्छा खेल। बट फिनिशर एक चाहिए हमें कि जिसको पता हो मुझे मेरा रोल क्या है। बहुत अच्छा रोल है उनका। इवन शामिल डूइंग गुड जॉब, मास सदाकत अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है, लेकिन समीर मिन्हास बहुत सीरियस टैलेंट है। देखिए समीर मिन्हास में वही सारे एलिमेंट्स हैं स्टार्ट्स विद इम्पैक्ट वाले जो रिक्वायर्ड हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से एज पर हैं। और समीर मिन्हास को मैं कंपेयर करना चाहूँगी इंडिया के जो राइजिंग स्टार हैं वैभव सूर्यवंशी उनसे, उनको भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन समीर मिन्हास उनसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट है क्योंकि कंपोजर है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी है, और उस टाइम पे आकर टीम के लिए परफॉर्म करते हैं जब रिक्वायर्ड है। कल भी आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने एटलीस्ट मैंने जो उनकी बैटिंग को एनालाइज किया, मुझे एक शॉट भी उनका ऐसा नहीं लगा कि जो उन्होंने यूजलेस खेला हो। यूजलेस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि कभी हमारे बैटर्स जो होते हैं इस तरह करते हैं कि जो नहीं रिक्वायर्ड होता है उसमें भी जो है ना छक्का चौका लगाने की कोशिश में, तो फिर उसकी वजह से विकेट दे बैठते। तो गेम अवेयरनेस ऑन स्पॉट थी, पिच को बहुत अच्छे से रीड किया, कंडीशंस को देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके एक अच्छी बात है ना वो ये कि रिजिलियंस है। रिजिलियंस है ना वो ये कि जो ओपोनेंट टीम है ना उनके जो बॉलर्स की वीकनेस है ना वो फौरन यूं सेकंड्स में ग्रास्प कर लेते हैं। बहुत अच्छे। ये अच्छा, बहुत नाफे अच्छी- पे एक कमेंट, क्योंकि मैं समीर की बात ही इसीलिए की थी कि ख्वाजा नाफे को चांस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि उसको अब परफॉर्म करना चाहिए, ड्यू है, और सीखे थोड़ी चीज़ों को। कल तो खैर एक अजीब ग्लिच आ रहे थे, कभी हसन नवाज को आउट करा देते थे ख्वाजा नाफे की जगह, वो आपके ग्राफिक्स समझ नहीं आ रहे थे। हसन नवाज 62 पे थे, ग्राफिक्स 58 बता रहे थे। समीर वो मिन्हास तो से थोड़ा सा चलिए जी साबिर 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 कुछ कहना चाह रहे। जी साबिर। सर, समीर मिन्हास को खुदारा पीसीबी को जाया नहीं करना चाहिए। ये टी20 का प्लेयर बेशक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मगर ये आपका ओडीआई में ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है, क्योंकि ये डाउन द ग्राउंड काफी अच्छा खेलता है, इसके पास सारे शॉट्स हैं, ये नो लुक शॉट नहीं खेलता। इसीलिए खुदारा इसको बहुत जल्दी ना लेके आए, इसको कम से कम 2 साल इसके ऊपर काम किया जाए, और ये आपको 2027 में खास करके 28 में आपको ओडीआई में सर्व करते नजर आए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं जी, ख्वाजा नाफे के हवाले से चूंकि मैं बात कर रहा था, कोई एक कमेंट साबिर? सर ख्वाजा नाफे आई थिंक थोड़े डिस्टर्ब हैं। आई थिंक नदीम उमर साहब ने भी काफी जोर लगाया कि ये किसी और फ्रेंचाइज के ऊपर ना जाए, काफी पैसा भी खर्च करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इनके ऊपर क्वेटा एग्लेटर्स ने बड़ा काम किया, और वो इनफैक्ट हकीकत फैक्ट भी है। तो देख रहे ख्वाजा नाफे को आई थिंक वो थोड़ा सा ओपनिंग में आते हैं, कीपिंग करते हैं, थोड़ा सा उस शायद शेल में चले गए, तो अभी आई थिंक जो भी आपको रिस्पांसिबिलिटी मिलती है तो आपको उस नंबर पर खेलना चाहिए। हसन नवाज चले, अच्छा वक्त की चूंकि कभी थी, जल्दी से एक कमेंट, कौन जीत रहा है आज? नूरिश, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, जल्दी से। सर मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, क्या कहेंगे साबिर? सर अब हमने जर्सी तो लाहौर की पहनी है, मगर हम चाहेंगे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो जीते। गद्दारी कर गए आप लाहौर कलंदर के साथ। बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन, थैंक यू सो मच। नूरिश खान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल।